हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है यूनिट 8 विच इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड एफडीआई। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 7 यूनिट्स। अगर कोई भी यूनिट आपका मिस हो गया है तो इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है जो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप प्रीवियस सेशंस व्यू कर लीजिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और साथ में फॉर ऑल द जीआईबी रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो आज का सेशन है हमारा ऑन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें कि हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आपकी 2015-20 की है वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, जो आपके सिलेबस में है। साथ में जो नई पॉलिसी इसके बाद आई है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द मैकमिलन, सो उसको भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स उससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी सिंपली क्या होती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है विच इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसका मेजर एम क्या है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको ये प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है, ग्रो करता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट हो अपना इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ, उतना ही ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कंट्री अर्न कर पाए, और साथ में इंपोर्ट्स को भी रेगुलेट करता है। So FTP refers to the economic policy that governs economy's export-import activity. A well-planned foreign policy adds to the local economic output and the nation's prosperity. So foreign policy properly design होनी चाहिए, जहां पर हम लोग एक्सपोर्टर को भी हेल्प कर पाए कि वो प्रमोट कर पाए, उनको किसी तरीके से इंसेंटिवाइज भी कर पाए, साथ में इंपोर्ट्स को भी रेगुलेट कर पाए। ऐसा नहीं कि अनरेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स हुए जा रहे हैं और फिर इंडिया बीओपी क्राइसिस वाली जो 1991 की पोजीशन है उस पर पहुंच जाए, वो भी ना हो। साथ में जैसे लोकल सेंटर्स है उनको भी एज एन एक्सपोर्ट हब क्रिएट किया जाए, वह उनको प्रमोट किया जाए। ओके, सो उन सभी चीजों पर क्या है ये फोकस करता है। ओके, ठीक है। तो चलिए अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ते हैं 2015-20 की। सो पहला है ऑन अप्रैल 2015 इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015-20। द न्यू स्ट्रेटजी एम टू हेल्प बोथ द इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये आपकी अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी, जिसका मेन स्ट्रेटजी क्या था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों ही ग्रो हो सके, और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी यहाँ पर स्पेशल फोकस दिया गया, जहां पर पेपरलेस मैनर में डॉक्यूमेंटेशन हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो, टाइम बच सके। ओके, सारा जो फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन है, कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस है, उन सब में इजीनेस आ सके, तो उस पे इस पे मेन फोकस किया गया है। FTP aim to increase the India's merchandise exports and services exports from $465 billion in 2013-14 to $900 billion by 2019-20। तो इसका जो मेजर गोल था, टारगेट था, वो ये था कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं मर्चेंडाइज यानी गुड्स और सर्विसेज, उनको इंक्रीज किया जा सके अप टू $900 बिलियन तक वो फिगर रीच हो सके बाय 20। और साथ में जो इंडिया का टोटल शेयर है इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स वो भी इंक्रीज हो सके फ्रॉम 2% टू 3.5%। सो वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट्स है टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, उसमें भी इंप्रूवमेंट आ सके। ओके, तो ये इसका मेजर टारगेट था। अब हम लोग मेजर करेक्टरिस्टिक जो इसके अंदर में है वो उसको देखेंगे। सो एफटीपी 2015-20 की ये जो पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके अंदर में दो न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी गई थी। फर्स्ट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच इज फॉर द एक्सपोर्टिंग डिफाइंड प्रोडक्ट्स टू द डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन, और दूसरी थी सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड सर्विसेज। तो इन स्कीम्स को अच्छे से समझिए। देखिए, जो MEIS स्कीम है इसके अंदर में जो एक आपका पूरा नोटिफाइड गुड्स को अगर डिफाइंड डेस्टिनेशन में अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, या फिर उन नोटिफाइड सर्विसेज को डिफाइंड डेस्टिनेशन में अगर एक्सपोर्ट किया जाता था, तो इस स्कीम के अंदर में जो एक्सपोर्टर्स थे उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता था। एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसके अंदर में उनको डायरेक्ट इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती थी which were linked to their FOB value of the exported प्रोडक्ट्स। तो अब की जो भी जैसे मान लीजिए अगर जो एक्सपोर्टर है जितने अमाउंट का उसने गुड्स एक्सपोर्ट किया उसका अराउंड 2 to 7% या 2 to 6% उसको एक तरीके से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ये दिया जाता था, जिसका कि वो यूज कर सकता था टू पे द बेसिक कस्टम ड्यूटी विथ अदर
इंपोर्टर, ठीक है। तो उसका थ्रू जैसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिया गया, तो एक तरीके से जितना वैल्यू का वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका कुछ परसेंटेज यानी 2 to 6% इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ये एक तरीके का इंसेंटिव है जिसको कि वो यूज कर सकता है। ओके, तो उतना उसका ड्यूटी क्या होगा, कम हो जाएगा जब वो आगे पे करेगा। उसी तरीके से सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में स्कीम के अंदर में जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं, जो नोटिफाइड सर्विसेज को अगर जो उनके डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन में एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो भी उसके थ्रू जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुआ है थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ दो सर्विसेज, ओके, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज अगेन 2 to 6% क्या है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिसको अगेन वो यूज कर सकते हैं बाय पेइंग द सेंट्रल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अब क्या है, इस स्कीम को क्या किया गया, WTO में यूएस ने चैलेंज किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हुआ था जहां पर कंट्रीज जिनकी की स्पेसिफाइड कुछ ग्रॉस नेशनल इनकम है अबव अ सर्टेन लिमिट, वो लोग इस तरीके से डायरेक्ट इंसेंटिव्स अपने एक्सपोर्टर को नहीं दे सकती है, क्योंकि अदरवाइज वो एक डिसएडवांटेज रहेगा दूसरे कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पर बोला गया कि आप डायरेक्ट इंसेंटिव अपने एक्सपोर्टर को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, जितना वैल्यू का वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड परसेंटेज के फाइनेंशियल बेनिफिट्स उनको दिए जा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, जिसको कि वो यूज कर सकते थे व्हाइल पेइंग द अदर बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो उतना उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा था। तो बाद में MEIS और SEIS को रिप्लेस किया गया विद द रोड टैप स्कीम, जिसको हम लोग समझेंगे अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ, जो नई आई पॉलिसी, न्यू पॉलिसी के अंदर में उसको उसमें समझेंगे। सो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक थी इस स्कीम के अंदर में, नेक्स्ट फीचर दैट वाज टू बूस्ट मेक इन इंडिया। सो आपको पता है मेक इन इंडिया कैंपेन ये आपका 2015 में स्कीम इनिशिएट की थी, ओके, जहां पर मेजर एम क्या था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट किया जा सके, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। सो यहाँ पर मेजर इनिशिएटिव लिए गए टू असिस्ट द इंडिजिनस कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कैपिटल गुड्स यानी कि जो मशीनरीज वगैरह है वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चर हो, तो हमें कम से कम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़े। सो इसके अंदर में अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स प्लान, इफ द कैपिटल गुड्स वर परचेज फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस वर डिक्रीज टू 75%। तो पहले हम लोग EPCG प्लान को समझेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर जिसको कि कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने दूसरी कंट्री में और उस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसको मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये इंडियन एक्सपोर्टर वो पर्टिकुलर मशीनरी को, कोई भी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करता है फ्रॉम एनी कंट्री, मान लीजिए US से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर इंपोर्ट करेगा तो उसमें उसको क्या लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ओके। तो EPCG के अंदर में क्या होता है, जो वो इंपोर्ट कर रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटी जो उसको पे करनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इस मशीनरी से वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है, ओके, और उसको वो फर्दर एक्सपोर्ट करता है which is of value of 6 times the duty he has saved in next 6 years, तो उसको इस पे जो मशीनरी उसने इंपोर्ट करी है उस पे उसको 0 ड्यूटी लगेगी। सो ये था EPCG, जिसका मेन एम क्या था गवर्नमेंट का, कि अगर आप चलिए कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर भी रहे हैं तो उस पे हम आपकी ड्यूटी माफ कर देंगे, बट अगर आप उस मशीन से उतना प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर दे कि 6 टाइम्स द ड्यूटी जो आपने बचाई है, खुद के लिए बचाई है बट गवर्नमेंट के लिए तो वो लॉस है, बट आप उसी के बदले गवर्नमेंट को उतना फॉरेक्स ऑन करके दे रहे हैं, आप उतना ही 6 टाइम्स द एक्सपोर्ट आप कर रहे हो जितनी आपने ड्यूटी बताई है नेक्स्ट 6 ईयर्स में, तो आपको 0 ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो इसके अंदर में इस स्कीम में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसमें ये लाया गया, अभी तक 6 टाइम्स द ड्यूटी जो सेव करी है वो 6 ईयर्स में उतना एक्सपोर्ट करना पड़ता था, तो वो एक स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बंद जाता था एक्सपोर्टर पे कि हमें तभी ड्यूटी सेव होगी अगर हम उतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, 6 टाइम्स लगभग एक्सपोर्ट कर पाएंगे नेक्स्ट 6 ईयर्स में। तो उसी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को इसके अंदर में डिक्रीज किया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 75%, मतलब अभी जो 6 टाइम्स जो एक्सपोर्ट करना था अब उसी 6 टाइम्स एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, उसका 75% ही एक्सपोर्ट अगर वो कर लेंगी इन द नेक्स्ट गिवन ईयर्स तो भी ड्यूटी माफ हो जाएगी। जिससे क्या होगा, कब, अगर वो इस कैपिटल गुड्स को
परचेज करती है फ्रॉम द लोकल प्रोड्यूसर। ये कब 75% हो जाएगी इस स्कीम के अंदर में, कि अभी जो था 100 आपका 100% मतलब जो 6 टाइम्स जो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता था 6 टाइम्स का 75% ही आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहेगी अगर आप उस कैपिटल गुड से यूएस से ना इंपोर्ट करके यू आर प्रोक्योरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द लोकल प्रोड्यूसर। तो उससे क्या होगा, अगर आप जो इंडिया का जो प्रोड्यूसर है, जो इंडिया की मशीनरी को ही अगर आप परचेज कर रहे हो ना कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आप इंडिया से भी परचेज करोगे तो उसमें भी ऑफ कोर्स कुछ तो टैक्सेस वगैरह आपको पे करने ही पड़ेंगे। ओके, तो वो आपके क्या है, माफ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करी गई कि भाई जो आपके हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस के स्पेसिफाइड पेपर से सब चाहिए रहते थे, ओके, दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग एनी ड्यूटी एग्जेम्पशन, और इन सब के अंदर में इसकी जगह आप पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन उन सब की बात की गई। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की बात करी गई ऑफ द हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बुक्स, लेदर, फुटवेयर, टॉयज थ्रू द कोरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस वुड बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ MEIS फॉर द वैल्यू ऑफ 25,000। तो अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, ऑनलाइन अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑफ दीज स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, तो आपको 25,000 तक का बेनिफिट, 25,000 तक के वैल्यूज का, ठीक है। तो आपको MEIS के अंदर जो हमने अभी बताई थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉम इंडिया स्कीम, जहां पे आपको 2 to 7% ऑफ योर एक्सपोर्टेड वैल्यू आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाते थे, जिसको आप यूज कर पाते थे टू पे द कस्टम ड्यूटीज। ओके, तो वो बेनिफिट्स मिल जाएगा। साथ में जो मैन्युफैक्चरर्स स्टेटस होल्डर्स हैं, मतलब यहाँ पे देखिए डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, उनको क्या है रेटिंग दी जाती है, लाइक 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो जो भी स्टेटस होल्डर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको इसके अंदर में बेनिफिट्स दिए जाएंगे। दे विल बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन फेसेस एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया विद अ व्यू टू क्वालिफाई फॉर द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर वेरियस बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो अगर इंडिया का डिफरेंट कंट्रीज के साथ मान लीजिए ट्रेड अग्रीमेंट्स है, और यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स को डिफरेंट एजेंसीज के साथ सर्टिफाई करवाना रहता है, रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए रहता है कि भाई ये गुड्स क्या है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। तो उसके लिए अदर एजेंसी से सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। जो स्टेटस होल्डर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं दैट दीज गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो उनको उनका इससे क्या होता है, ऑफ कोर्स इससे उनका कॉस्ट बचता है, जो उनको सर्टिफिकेशन करवाने में चाहिए रहता है, टाइम बचता है, और ठीक है, तो ये सारा उनको स्पेशल इसमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो ये सारे मेन पॉइंट्स थे रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015। नेक्स्ट है आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। So the government aims to increase Air India's overall exports to $2 trillion by 2030 with equal contribution from the merchandise exports and services sector। जो ये न्यू पॉलिसी आई आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023, इसका कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, ठीक है, इसका कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। अब इसके अंदर में जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो ये है कि टोटल एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके अप टू $2 ट्रिलियन तक ये फिगर पहुंची जा सके, जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जिससे दोनों पर इक्वल फोकस किया जाए। इसके अंदर बेसिक 4 पिलर्स है जिस पर ये बेस्ड है। पहला है फ्रॉम इंसेंटिव टू रेमिशन। तो हमने बताया था जो आपकी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसको कि WTO में US ने चैलेंज किया था, क्योंकि आप डायरेक्ट इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर को नहीं दे सकते हो बेस्ड ऑन देयर एक्सपोर्ट वैल्यू, तो इनको रिप्लेस किया गया विद द रोड टैप स्कीम विच इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब रोड टैप्स के अंदर में क्या है, जो एक्सपोर्टर्स अब यहाँ पर डायरेक्ट उनके एक्सपोर्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट नहीं दिए जाते हैं। जो उन्होंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, उसमें भी आपके काफी सारे ड्यूटीज वगैरह लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हो गया ड्यूटी, ओके, फ्यूल्स पे टैक्सेस हो गए, मंडी फीस हो गए, तो वो सारे क्या होते हैं, उस पे उनको रीबेट मिल जाता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक अगेन स्क्रिप्ट्स दी जाती है जिनको कि वो यूज कर सकते हैं टू पे द बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट वैल्यू के लिंक्ड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट नहीं दी जा रही है, बल्कि यहाँ पर
उनको रिबेट दिया जा रहा है ऑन द वेरियस ड्यूटीज विच आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स और इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिस उसके इक्विवेलेंट स्क्रिप्ट्स दिए जा रहे हैं विच इज यूज्ड इन द पेइंग ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी. तो here instead of giving direct incentive to the exporter, remission on the duties are provided. Okay, next, export promotion through the collaboration between exporter, states, districts and Indian mission. So जो यहाँ पर अब क्या फोकस किया गया, जो आपके एक्सपोर्टर्स है, डिफरेंट स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, टाउन्स को एज एन एक्सपोर्ट हब डेजिग्नेट करना, जो ग्लोबल इंडियन मिशंस है उन सबका एक मदद से एक इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बन सके इंडिया में, जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स, बट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर सभी लोग एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बन सके. नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ई इनिशिएटिव्स. तो अगेन इसमें फोकस किया गया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो सके, ओके, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके फॉर द ऑटोमेटेड पेपरलेस इनिशिएटिव्स, कॉस्ट इसमें बच सके, ओके, तो उन सब पे फोकस किया गया. इमर्जिंग एरियाज, ई कॉमर्स, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, स्ट्रीमलाइनिंग द स्कोमेट पॉलिसी. देन इसके अंदर में ई कॉमर्स एक्सपेंशन पे फोकस किया गया कि और हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके, न्यू एवेन्यूज को अनलॉक कर सके, न्यू सेक्टर्स में भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके. ओके, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट को एज एन एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट करना, जिससे जो लोकल प्रोडक्ट्स है, ओके, जो उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल प्रोडक्ट्स है, स्पेशलिटीज हैं, ओके, जैसे अल्फांसो है आपका महाराष्ट्र का, रत्नागिरी के, ओके, या बनारस की साड़ीज है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी जो स्पेशलिटीज हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स है, ओके, उनको प्रमोट मिल सके. सो एवरी डिस्ट्रिक्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोर्ट हब और वो वहां से एक्सपोर्ट्स हो सके. देन स्ट्रीमलाइनिंग द स्कोमेट पॉलिसी. स्कोमेट पॉलिसी आपकी क्या है, स्कोमेट होते हैं आपके स्पेशल और केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज. ये वैसे आइटम होते हैं जो डुअल यूज के होते हैं, मतलब उनका यूज आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए तो करते हैं और साथ में वो हार्मफुल चीजों के लिए भी यूज हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट जो होते हैं, आप वेपन्स है तो उसको कंस्ट्रक्टिव मोड में भी यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव मोड में भी. तो उसकी पॉलिसीज को इसके अंदर में प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया गया, उसमें उसके रेगुलेशंस को थोड़ा ईज किया गया जो डुअल यूज के आइटम्स होते हैं, ओके, क्योंकि इसमें पहले काफी स्ट्रिक्टर एक्सपोर्ट रेगुलेशंस थे. सो ये थी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 की और जो नई 2023 की आई. नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर में पढ़ेंगे अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई जहां पर फॉरेन एक्सपोर्टर आप मान सकते हो, या एक तरीके से आप एक मान सकते हो जहां पर एक इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वेयर द स्टेक इज, या फॉरेन बिजनेस एक फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करिए वेयर द स्टेक इज 10% और मोर. अगर 10% से कम है तो वो एफपीआई में आता है, विच इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहता है कि आप इक्विटी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द कैपिटल अप्रिसिएशन पर्पस, ठीक है. बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो मेजर एम होता है दैट इज द बिजनेस इंटरेस्ट, एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट रहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहता है. सो एफडीआई इज नथिंग बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इन अ कंट्री बाय द फॉरेन इन्वेस्टर ऑफन अ कंपनी टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी. तो यहाँ पे इंडिविजुअल से हमारा मतलब है एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं, इट इंक्लूड्स अ फॉरेन एंटिटी, जहाँ पर एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है ऑफ एटलीस्ट 10% और मोर टू हैव अ बिजनेस इंटरेस्ट इन दैट कंपनी, ओके. FDI is a key engine of economic growth, assisting in maintaining high growth rates, enhancing productivity, generate employment. अब FDI आता है इंडिया में तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ओके, इकोनॉमी ग्रो होती है, जीडीपी इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेसेस आते हैं, टेक्नोलॉजी फ्लो होती है, कैपिटल आता है, R&D बूस्ट होती है. Indian government has been implementing series of changes intended at liberalizing and simplifying the FDI policy to optimize the ease of doing business which would culminate in increased FDI flows. तो हमने बताया था आपको फेरा को रिप्लेस करके फेमा लाया गया, जिससे अगेन और FDI बूस्ट की जा सके, रूल्स रेगुलेशन को लीनियंट किया गया, ओके.
सो इंडियन गवर्नमेंट भी काफी सारे सेक्टर्स को अब ओपन अप कर रही है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो हो सके अंडर ऑटोमेटिक रूट, जहां पे आपको गवर्नमेंट या आरबीआई से स्पेसिफिक अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एफडीआई फ्लो इंडिया में हो सके इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो अब देखिए, दो रूट में फ्लो होता है एफडीआई। पहला है आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट वहां वो होता है जहां पर आपका बाहर का बिजनेस इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, ओके, विदाउट टेकिंग अ प्रायर अप्रूवल इधर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ और आरबीआई। तो यहाँ पर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं रखती है, ओके। नाउ इसमें 2 स्टेज रिपोर्टिंग प्रोसेस होता है विच हैज टू बी फॉलोड, वो दोनों में ही होता है, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। पहला होता है स्टेज वेयर इंडियन कंपनीज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई within 30 days of receipt of share application money or the consideration from the non resident investor। तो इस पे देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर आया भी था कि जहां पर आपको बताना था कितने टाइम पीरियड में इंडियन कंपनी को आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग करनी रहती है ऑफ रिसीट ऑफ दैट शेयर एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर। तो आपका आंसर था 30 डेज में रिपोर्टिंग करनी रहती है। और सेकेंड स्टेज होता है वेयर अपॉन द इशुएंस ऑफ शेयर टू द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर company is required to submit the documentation with the foreign exchange department of regional office of RBI। तो साथ में जब शेयर्स आप प्रोवाइड कर देते हो, क्योंकि उसने भाई अगर इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनीज में, इक्विवेलेंट आप शेयर्स दे रहे हो, तो जब शेयर्स इशू करती है तो उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई को सबमिट करने होते हैं। नेक्स्ट रूट होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, दैट इज द गवर्नमेंट रूट। So foreign investment in activities which are not covered by the automatic routes required prior government permission। तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। बाकी जो भी सेक्टर्स है उसमें जरूरी नहीं है कि हर एक सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक है। कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें मान लीजिए 49% ही आप विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, देयर यू हैव टू टेक गवर्नमेंट अप्रूवल। तो हर एक सेक्टर का डिफाइंड है कि कितना ऑटोमेटिक के अंदर आता है, कितना गवर्नमेंट के अंदर आता है। कुछ ऐसे हैं जो 100% ऑटोमेटिक में आते हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। Proposals involving total foreign equity infusion of more than 5,000 crore require the clearance from the Cabinet Committee on Economic Affairs। तो अगर ऐसे प्रपोजल्स आ रहे जहां पे इन्वेस्टमेंट है मोर देन 5,000 करोड़, तो वहां पे स्पेसिफिक क्लियरेंस फ्रॉम द सीसीईए रिक्वायर्ड होती है। एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेस्ड अंडर गवर्नमेंट रूट। तो अगर पाकिस्तान से एफडीआई फ्लो हो रहा है इंडिया के किसी भी कंपनी में, तो उसमें अगेन गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, ये आपका चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना एफडीआई लिमिट अलाउड है और किस रूट के अंदर अलाउड है। सो देखिए, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन चारों में एफडीआई आपका 100% अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक। तो मेनली आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन से रिलेटेड और माइनिंग और पेट्रोलियम, इन चारों में 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक अलाउड है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आपका पूरा 100% अलाउड है, बट उसमें सिर्फ 74% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउड है। एंड रिमेनिंग जो 26% जो रिमेनिंग है, दैट कैन बी डन थ्रू द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट अप्रूवल के अंदर पूरा 100% है, 74% आप विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में 100% ऑटोमेटिक रूट अलाउड है। प्रिंट मीडिया में 26% ही अलाउड है अंडर गवर्नमेंट। बट अगर नॉन न्यूज पब्लिकेशन है, जहाँ पे न्यूज करंट अफेयर वगैरह की आती है, तो 26% है। बट नॉन न्यूज पब्लिकेशन है तो साइंटिफिक, टेक्निकल, इन सब से रिलेटेड, तो 100% अलाउड है, बट अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल ओनली। सिविल एविएशन और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इन दोनों में 100% अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट। प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज का 74% है, जिसमें 49% ऑटोमेटिक है और उसके ऊपर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड है। देन सैटेलाइट्स में 100% अलाउड है, बट ओनली थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल। टेलीकॉम, ई कॉमर्स, इन दोनों में 100% अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक। सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में 100% अलाउड है, बट ऑटोमेटिक में 49%, अबव 49 गवर्नमेंट रूट में। और मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में 51% ही अलाउड है एंड अंडर गवर्नमेंट। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और में 100% अलाउड है ऑटोमेटिक। अब हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड स्पेसिफिक देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बैड लोन टेक ओवर करती है बैंक्स का,
उनका 100% अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 74% अलाउड है, जिसमें 49% ऑटोमेटिक अलाउड है और उसके ऊपर अप टू 74% गवर्नमेंट। ठीक है, ओवरऑल 74% ही अलाउड है, जिसमें 49% ऑटोमेटिक रूट के अंदर में अलाउड है। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में 20% ही अलाउड है एंड अंडर गवर्नमेंट रूट ओनली। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में 100% अंडर ऑटोमेटिक अलाउड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन द सिक्योरिटी मार्केट में 49% अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक। इंश्योरेंस में आपका 74% था, बट यूनियन बजट 2025 ने इसमें 74 से अब इंक्रीज करके 100% कर दिया है। ओके, बट उन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर इंटायर प्रीमियम इन इंडिया, तो जो भी इंटायर प्रीमियम रिसीव हो रहा है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो फिर 100% और ले सकते हैं, अदरवाइज 74% था। एनपीएस पेंशन में 74% है अंडर ऑटोमेटिक। व्हाइट लेवल ओटीएम ऑपरेशंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज में 100% है अंडर ऑटोमेटिक। फूड प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इसमें भी 100% अलाउड है, बट फूड प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट रूट अलाउड है ओनली। फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें एफडीआई अलाउड ही नहीं है, जैसे कि लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब सट्टेबाजी में नहीं अलाउड है। चिट फंड्स, निधि कंपनीज में नहीं अलाउड है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, इन सब में नहीं अलाउड है। एंड वैसे एक्टिविटीज जो कि अभी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को ओपन अप नहीं हुए हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी एंड सर्टेन रेलवे ऑपरेशंस, कुछ तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स ओपन अप हो गया, बट कुछ जो रिस्ट्रिक्टेड है रेलवे ऑपरेशंस और एटॉमिक एनर्जी विच इज जो कि गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं, तो उसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स प्लान ऑफ एफटीपी 2015-20 by what percentage was the export obligation decreased if the capital goods were purchased from the domestic producers? Options है 25%, 50%, 75%, 100%। सो हमने बताया था अभी तक क्या था कि अगर एक्सपोर्टर कोई भी कैपिटल गुड को इंपोर्ट करता है तो उस पर लगने वाला ड्यूटी उसका 0 हो जाता है अगर उसका 6 टाइम्स जो भी उसका ड्यूटी सेव हुआ उसका 6 टाइम्स वैल्यू का वो एक्सपोर्ट कर देता है इन 6 ईयर्स में। बट अगर वो उसी कैपिटल गुड्स को लोकल प्रोड्यूसर से प्रोक्योर करता है तो उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 75% ही रह जाता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अगर वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से परचेज करता है तो। नेक्स्ट है, प्रपोजल इन्वॉल्विंग टोटल फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ मोर देन हाउ मच अमाउंट रिक्वायर द क्लियरेंस फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन है ₹1000 करोड़, ₹5000 करोड़, ₹10,000 करोड़, ₹50,000 करोड़। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ₹5000 करोड़। तो अगर टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहीं पे 5000 करोड़ से ज्यादा, तो उसमें स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन मनी फ्रॉम एनआरआई नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर नॉट Indian must an Indian company first report to the Foreign Exchange Department Regional Office of RBI under the automatic route? Options है within 15 days, 30 days, 45 days, 60 days. So मनी रिसीव होने के 30 डेज में रिपोर्टिंग करनी रहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट एंड द एंट्री रूट फॉर द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? ऑप्शन है 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ऑप्शन बी 49% अंडर गवर्नमेंट रूट, ऑप्शन सी 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट, 26% थ्रू गवर्नमेंट रूट। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें 74% गवर्नमेंट रूट तक अलाउड है और उसके ऊपर 100% तक फिर आपका बाकी का रिमेनिंग गवर्नमेंट रूट में अलाउड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट फॉर प्रिंट मीडिया सेक्टर रिगार्डिंग न्यूज पब्लिकेशंस? 100% ऑटोमेटिक, 26% गवर्नमेंट, 49% ऑटोमेटिक, 74% गवर्नमेंट। सो प्रिंट मीडिया में अगर वो न्यूज रिलेटेड है तो 26% ही अलाउड है अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर नॉन न्यूज है तो 100% तक अलाउड है, बट गवर्नमेंट रूट में ही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट एंड एंट्री रूट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया?
74% ऑटोमेटिक, 100% ऑटोमेटिक, 20% गवर्नमेंट, 49% गवर्नमेंट। सो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में आपका 20% ही अलाउड है अंडर गवर्नमेंट रूल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ऑप्शन है सैटेलाइट्स, मल्टी ब्रांड, रिटेल ट्रेडिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सैटेलाइट्स में भी अलाउड है 100% गवर्नमेंट के अंदर। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर भी अलाउड है आपका 51% अंडर गवर्नमेंट। रियल एस्टेट बिजनेस, चिट फंड्स, निधि कंपनीज, ठीक है, आपका लॉटरी, गैम्बलिंग, इन सब में नहीं अलाउड है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन हमारा ओवर होता है। अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस, and for all the JIB related updates do join our telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.